तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था फेसर डायग्राम ऑफ द ट्रांसफार्मर ऑन लोडेड कंडीशन। तो उस वीडियो में मैंने उस फेसर डायग्राम को ड्रॉ नहीं किया था। एक्चुअली में मैंने वहाँ पर कुछ डिफरेंट पैरामीटर को एक्सप्लेन किया था, जो कि हम जब फेसर डायग्राम बनाएंगे तो उनका यूज़ होगा। तो मैंने बताया था कि कौन सा पैरामीटर क्या होता है। एक्चुअली में आज की हम इस वीडियो में अपने फेसर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे, जहाँ पर उन सभी पैरामीटर का यूज़ होगा। तो उन सारी पैरामीटरों के बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जिसने भी वो पुरानी वीडियो नहीं देखी है, आप जाके उसे देख लीजिएगा। तो हम करते हैं अपनी स्टार्ट इस वीडियो को। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और ढंग से समझिएगा। इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं स्टेप्स टू ड्रॉ दी फेसर डायग्राम। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, हम फेसर डायग्राम बना रहे हैं किसका? ट्रांसफार्मर का। किस केस में? लोडेड कंडीशन में। किस केस में? लोडेड कंडीशन में, जब वहाँ पर कोई ना कोई लोड लगा होता है। ठीक है, इससे एक दो पिछली वीडियो में हमने देखा था अनलोडेड कंडीशन, नो लोडेड कंडीशन में फेसर डायग्राम को। ठीक है, तो वो सिंपल होता था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो ध्यान दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब समझ में आएगा। ओके, तो ध्यान दें। सबसे पहले ड्रॉ फाई। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही होगा फेसर डायग्राम के अंदर, हमें फाई को ड्रॉ करना है। किसको ड्रॉ करना है? फाई को। द फ्लक्स फाई इज सेम इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग, सो टेक फाई इज द रेफरेंस फॉर ड्रॉइंग द फेसर डायग्राम। हमेशा फेसर डायग्राम के अंदर फाई जो होगा वो प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में, ट्रांसफार्मर के केस में प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर जो हमारा फ्लक्स होगा उसे हम हमेशा सबसे पहले ड्रॉ करेंगे और रेफरेंस लेंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों के अंदर सेम होता है, प्राइमरी के अंदर भी और सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर भी। ओके, देन हम बात करेंगे सेकंड पैरामीटर की, जो कि है हमारा आई एम। ड्रॉ आई एम। तो ड्रॉ करो आई एम को। व्हाट इज आई एम? तो आई एम हमारा होता है मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट मीन्स वो करंट जो हमारे फ्लक्स को इंड्यूस्ड करने में, बनाने में हेल्प करता है। तो ये जो करंट होता है वो याद रखें बच्चों, हमेशा फ्लक्स के सेम फेस में होता है। हमेशा फ्लक्स से सेम फेस में होता है। इसके और फ्लक्स के बीच में, आईएम के और फ्लक्स के बीच में जो फेस डिफरेंस होता है वो हमेशा कितना होता है? जीरो होता है। कितना होता है? जीरो। तो देखो क्या है, ड्रॉ आई एम। तो सेकंड पॉइंट हमें आई एम ड्रॉ करना है। उसके अंदर इट इज़ इन द सेम फेस विद द फ्लक्स। और ये हमेशा कैसे ड्रॉ होगा? सेम फेस में। कैसे ड्रॉ होगा? सेम फेस में। किसके साथ? फ्लक्स के साथ। ये सारे रूल्स हैं, ये जब तक आप याद नहीं रखेंगे कि कैसे कैसे चीज़ें ड्रॉ करनी है, आप फेसर डायग्राम कभी बना नहीं सकते हैं। आई रिपीट, आप जब तक ये सारी स्टेप्स ढंग से नहीं समझेंगे, याद नहीं रखेंगे, आप फेसर डायग्राम को बना नहीं सकते हैं। तो याद रखें। आइए अब हम बात करेंगे स्टेप 3 में ड्रॉ आइए। अब हमें ड्रॉ करना आइए। तो व्हाट इज आइए? इट इज़ द लीडिंग फ्रॉम द फ्लक्स बाय एन एंगल 90 डिग्री। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आई ए जो करंट होती है वो एक्टिव कंपोनेंट होती है हमारी आई नोट का। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। इससे पिछली वीडियो में जब मैंने नो लोडेड वाली कंडीशन को शेयर किया था, बताया था आपको फेसर डायग्राम को, तो वहाँ मैंने ये सब चीज़ें बताई थी। तो आई नोट की आई ए क्या होता है? एक्टिव कंपोनेंट होता है आई नोट का, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द लॉसेस। और ये जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री आगे रहता है फ्लक्स से, मींस लीड करता है फ्लक्स से। तो याद रखें, इट इज़ द लीडिंग फ्रॉम द फ्लक्स बाय एन एंगल 90 डिग्री। जब हम फेसर डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो ये हमेशा फ्लक्स से 90 डिग्री आगे ड्रॉ होगा। कहाँ ड्रॉ होगा? 90 डिग्री आगे। याद रखें। अब हम बात करेंगे आई नोट की। तो व्हाट इज आई नोट? तो आई नोट इज द रिजल्टेंट ऑफ आई एम एंड आई ए। तो जहाँ पर भी आई एम और आई ए का जो रिजल्टेंट ड्रॉ होगा, ठीक है, आई रिपीट, जो आई एम और आई ए का जो रिजल्टेंट ड्रॉ होगा वो कहलाएगा हमारा आई नोट। तो व्हाट इज आई नोट? तो आई नोट क्या है? आई नोट है हमारा आई एम और आई ए का रिजल्टेंट। जब हम आई एम और आई ए को ड्रॉ कर लेंगे तो उसके बाद हम आई नोट को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या डिस्कस करेंगे? ड्रॉ ई1। ई1 को ड्रॉ करो। तो ई1 क्या होता है? इट इज़ द लैगिंग फ्रॉम द फ्लक्स बाय एन एंगल 90 डिग्री। जब मैंने ईएमएफ इक्वेशन को पढ़ाया था, ठीक है, आप वो वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं देखी है तो। जब मैंने ईएमएफ इक्वेशन को डिस्कस किया था तो मैंने वहाँ बताया था कि हमारा जो ईएमएफ होता है, प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, कोई भी ईएमएफ हो, वो हमेशा फ्लक्स से 90 डिग्री
लैग करता है, क्या करता है, 90 डिग्री लैग करता है। तो वही बात मैंने लिखी है, इट इज़ लैगिंग फ्रॉम द फ्लक्स बाय एन एंगल 90 डिग्री। ये लैग करता है 90 डिग्री। तो जहाँ पर भी फ्लक्स हम ड्रॉ करेंगे अपने फेसर डायग्राम में, उससे 90 डिग्री पीछे मीन्स 90 डिग्री लैगिंग हम क्या ड्रॉ करेंगे, E1 को। अब हम बात करें E2 की, तो ध्यान दें, अब हम बात करें E2 की, तो E2 देखो, इट इज़ लैगिंग फ्रॉम द फ्लक्स बाय एन एंगल 90 डिग्री। तो E2 भी क्या है, ये भी लैग कर रहा है फ्लक्स से कितने डिग्री एंगल पे, 90 डिग्री। ये भी हमारा 90 डिग्री लैग कर रहा है किससे, फ्लक्स से। तो फ्लक्स जहाँ भी ड्रॉ करेंगे उससे 90 डिग्री हम ड्रॉ करेंगे लैग करते हुए, किसको, E2 को। ठीक है, तो E1 E2 की भी बात हो गई। अब हम बात करेंगे V1 की। ठीक है, V1 AC सप्लाई और प्राइमरी सप्लाई, प्राइमरी वोल्टेज। तो ये क्या होता है, इट इज़ इक्वल एंड अपोजिट टू द E1। याद रखें, जो E1 होता है, जो E1 होगा उसके ये इक्वल होता है। पहली बात, वैल्यू मतलब सेम होगी बट अपोजिट होगी। कहने का मतलब ये है, अगर हमारा E1 जो है फेसर डायग्राम के अंदर नीचे की साइड में बनेगा तो V1 ऊपर की साइड में बनेगा। मैग्नीट्यूड में बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। अगर हमारा E1 ऊपर बनेगा तो V1 नीचे बनेगा। ठीक है, इक्वल तो हैं लेकिन अपोजिट हो जाएंगे। अच्छा, अब हम बात करेंगे V2 की। इट इज़ इक्वल एंड इन द सेम फेस विद टू द E2। ये क्या होता है, V2 उसी डायरेक्शन में बनता है जिस डायरेक्शन में E2 बनेगा, और उतना ही बनता है जितना E2 बनेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होती हैं। आई रिपीट, E1 जो होता है वो V1 के जस्ट अपोजिट होता है बट मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है। लेकिन हम वही बात करें E2 की, तो वो मैग्नीट्यूड में भी सेम होता है और डायरेक्शन में भी सेम होता है। ठीक है, फिर हम ड्रॉ करेंगे किसको, I2 को। इसको ड्रॉ करेंगे I2 को। तो इट विल डिपेंड ऑन द लोड एरिया ऑफ 3 टायर्स। अब याद रखें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आई। अब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आई, यही खेल है यहाँ से तगड़ा वाला। ठीक है, जो आपको समझना है, I2 जो है डिपेंड करेगी लोड पे। किस पे डिपेंड करेगी, लोड पे। तो हमने जो सर्किट डायग्राम देखा था, मैं आपको फिर से दिखा दूँ, ये हमारा सर्किट डायग्राम है, इसके अंदर ये लोड है, ये लोड है। ठीक है, तो इस लोड कैसा लगा हुआ है इस पर डिपेंड करेगी ये I2। ठीक है, मतलब अगर ये आपका इंडक्टेंस वाला लोड है, मतलब RL सर्किट लगा हुआ है तो कैसा लोड आएगा, कैसी करंट आएगी वो डिपेंड करेगी। RC लगा हुआ है तो कैसी करंट आएगी वो डिपेंड करेगा। R सर्किट लगा हुआ है तो कैसी करंट आएगी वो डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये हमारा लोड पे डिपेंड करता है। क्या, I2 क्या किस पे डिपेंड करेगा, लोड पे। तो ध्यान दें, हमारे लोड जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। नंबर नहीं डाला मैंने, आप डाल लीजिएगा। तो यहाँ लिखा हुआ फॉर RL लोड। RL लोड मीन्स रेजिस्टेंस इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, आप कह सकते हैं R फॉर रेजिस्टेंस, L फॉर इंडक्टेंस या इंडक्टिव सर्किट। ओके, तो RL टाइप लोड लगा हुआ है सॉरी, RL टाइप लोड लगा हुआ है, मतलब I2 इज लैगिंग फ्रॉम दी V2 बाय एन एंगल φ2। हमारा RLC सर्किट के अंदर, RL सर्किट के अंदर हमेशा हमारा जो I2 होता है, मतलब जो करंट होता है, वो वोल्टेज से क्या करता है, लैग करता है। आई रिपीट, करंट जो होता है वो वोल्टेज से क्या करता है, लैग। और कितने एंगल से, φ2 एंगल से। φ2 एंगल क्या है, मैं पीछे बता चुका हूँ। ठीक है, मैं पीछे आपको डिस्कस कर चुका हूँ व्हाट इज़ φ2। इससे पिछली वाली जो वीडियो मैंने डिस्कस करी थी वहाँ पर मैंने बताया था व्हाट इज़ φ2। अगर किसी को नहीं मालूम है तो वहाँ पे आप दे सकते हैं। वैसे मैं बता दूँ तो फेस एंगल ऑफ दी सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, ये फेस एंगल होता था किसका, सेकेंडरी वाइंडिंग का। ठीक है, तो याद रखें, जब भी हम RL लोड की बात करेंगे तो I2 जो होगा वो V2 से, जो V2 है उससे क्या है, लैग करेगा। कितने एंगल, φ2 से। ओके, ये बात याद रखें। अगर हम बात करेंगे RC लोड की, RC टाइप लोड लगा हुआ है तो उस समय जो I2 होगा वो लीड करेगा V2 से वो हमारा क्या है, लीड करेगा V2 से। कितने एंगल से, φ2 से। ठीक है, तो ये बात याद रखें। और जब हम R लोड की बात करेंगे तो I2 जो है वो सेम फेस में होगा किसके, V2 के। जिस साइड V2 उसी सेम फेस में क्या होगा, I2 होगा। ठीक है, तो याद रखें। आई रिपीट, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जब हम RL लोड की बात करेंगे तो जो हमारा I2 है वो V2 से लैग करेगा। कितने एंगल से, φ2 एंगल से। और अगर हम RC लोड की बात करेंगे, दूसरी कंडीशन की बात करेंगे, तो उसमें I2 जो है वो लीड करेगा
V2 से, मतलब जहाँ V2 ड्रॉ होगा उससे φ2 एंगल आगे क्या ड्रॉ होगा, I2 ड्रॉ होगा। पर जब हम बात करेंगे R लोड की, कंडीशन नंबर 3 की, तो क्या होगा इस केस में, जिस तरफ I2 ड्रॉ होगा और उसी के सेम फेज में क्या ड्रॉ होगा, V2 ड्रॉ होगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिस फेज में V2 ड्रॉ है, जिस साइड V2 है उसी साइड क्या होगा, I2 होगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब मैं बात करूँगा पॉइंट नंबर 10 की, जो कि है ड्रॉ I1 डैश। अब हमें ड्रॉ करनी है I1 डैश। व्हाट इज I1 डैश? तो इट इज़ जस्ट अपोजिट टू दी I2। ये वो करंट होती है जो जस्ट अपोजिट होती है I2 के। I1 डैश में बता चुका हूँ, I1 डैश इज द करंट प्रोड्यूस इन प्राइमरी वाइंडिंग ड्यू टू सेकेंडरी वाइंडिंग। भाई सेकेंडरी वाइंडिंग के जस्ट अपोजिट ही तो बनती है। तो I2 I2 के जस्ट अपोजिट कौन ड्रॉ होगा, I1 डैश। या फिर हम ये कह लें कि I1 डैश के जस्ट अपोजिट में कौन ड्रॉ होगा, I2। लेकिन सबसे पहले हम I2 ड्रॉ कर रहे हैं, हमने ऊपर देख चुका है I2 ड्रॉ हो गई है, तो I2 के हिसाब से हम ड्रॉ कर देंगे I1 डैश को, ठीक है, जस्ट अपोजिट। अब 11 पॉइंट में हम बात करेंगे I1 डैश की, ठीक है। तो इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ द I0 एंड I1 डैश। आई रिपीट, जो हमने I0 ड्रॉ किया है एंड I1 डैश ड्रॉ किया है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, आई रिपीट, उन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा हमारा, I1। वो क्या आएगा हमारा, I1, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये तो थे सारे के सारे स्टेप्स। अब हम इन स्टेप्स को याद रखेंगे और एक एक करके हम सारी की सारी कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा गाइस और ढंग से समझिएगा, बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपने ये फेजर डायग्राम नहीं समझा तो इट मीन्स आप ये मान लीजिए कि इस यूनिट का आपने सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छोड़ दिया है। क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, मतलब आपके हाथ से 10-15 मार्क्स निकल गए हैं, ठीक है, जो कि आपको नहीं मिलेंगे, फ्री में मिल सकते थे, वो आपको नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फेजर डायग्राम की, वो भी किस सर्किट के लिए, RL लोड के लिए। किसके लिए, RL लोड के। जब हमारे ट्रांसफार्मर में किस टाइप का लोड लगा है, RL टाइप का लोड लगा है, तो उस टाइम में मैं फेजर डायग्राम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा फेजर डायग्राम ऑफ दी RL लोड कैसे ड्रॉ किया है, मैं आपको ये बताऊँगा। फिर मैं बात करूँगा RC लोड की, देन मैं बात करूँगा R लोड की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये है आपका RL लोड, RL लोड का फेजर डायग्राम, ठीक है। तो मैंने इसे कैसे ड्रॉ किया है, ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैंने वो स्टेप फॉलो किया, ड्रॉ फाई, ठीक है, फाई को ड्रॉ करें, ठीक है, फाई को ड्रॉ करें और फाई को क्या लें, रेफरेंस लें, क्योंकि फाई हमारा क्या है, सेम होता है सबके लिए। तो फाई को मैंने रेफरेंस लिया। सबसे पहले मैंने फाई को ड्रॉ किया, मैंने फाई को फाई बनाया मैंने, ठीक है। फिर मैंने पढ़ा कि जो IM होता है वो सेम फेस में होता है फ्लक्स के, तो जिस तरफ मेरा फाई है उसी वाली लाइन में मैंने IM को भी ड्रॉ कर दिया। आप लोग देख रहे होंगे मैंने IM को ड्रॉ कर दिया। मैं RL लोड के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, ये RL लोड का सर्किट है, RL लोड का सर्किट के लिए जो फेजर डायग्राम है, ठीक है। दो चीज़ें मैं ड्रॉ कर चुका हूँ, पहले मैंने रेफरेंस लिया फाई को, जो कि ये मेरा फ्लक्स, फिर मैंने पढ़ा था IM जो है वो सेम फेस में होता है फ्लक्स के, तो मैंने IM को भी फ्लक्स वाली लाइन की उसमें ही डायरेक्शन में डिनोट कर दिया, ठीक है। देन मैंने बात करी IA की। तो व्हाट इज IA जो होता है वो हमारा फ्लक्स से 90 डिग्री क्या होता है, लीडिंग होता है, मतलब फ्लक्स से 90 डिग्री बनना है तो इट मीन्स ये वाली डायरेक्शन। तो आप IA देख रहे होंगे, ये बन गया IA, ठीक है। देन हमने ड्रॉ करना है I0। व्हाट इज I0? तो I0 इज द रिजल्टेंट ऑफ IA एंड IM। तो IA इधर है, IM इधर है, इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में से जाएगा, कुछ बीच में होगा। तो मैंने ड्रॉ किया तो ये मेरा रिजल्टेंट आया, ठीक है, ये मेरा रिजल्टेंट है जो आप देख रहे हैं, ये है हमारा I0, ये क्या हो गया, रिजल्टेंट। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। देन हमने ड्रॉ किया E1 क्या होता है, ये लैग करता है फ्लक्स से 90 डिग्री, फ्लक्स से 90 डिग्री। तो फ्लक्स यहाँ है, अब लैग कर रहा है, लैग मतलब पीछे जा रहा है, तो फ्लक्स से 90 डिग्री पीछे जाओ, पीछे जाएंगे 90 डिग्री, तो E1 कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये रहा E1, ठीक है, ये ड्रॉ हो गया E1। अब हमें ड्रॉ करना है E2। तो E2 भी क्या होता है, फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करता है, तो ये रहा फ्लक्स से 90 डिग्री हम फिर पीछे गए, तो हमने देखा कि E2 भी इसी वाली डायरेक्शन में आ गया, ठीक है। अच्छा, ये कोई बात नहीं है कि हो सकता है कि ये E1 इधर हो, आगे हो, E2 बाद में हो, ये मैग्नीट्यूड की बेसिस पे, ठीक है।
तो आप घबराइएगा मत, कोई ये मत समझिएगा कि यार ये E2 ही क्यों नीचे आया, E1 क्यों नहीं आया। तो हो सकता है, कोई वो वाली बात नहीं है उसमें, ठीक है, बस समझने वाली बात है। वो वैल्यू के ऊपर रहा होगा, E1 की वैल्यू कम है इसलिए E1 ऊपर है, ज़्यादा होती तो वो नीचे आ जाता, ठीक है, बस ये वाली बात है और कोई कंफ्यूज मत होइएगा। देन E2 भी ड्रॉ हो गया। अब सुने, अब हमने क्या ड्रॉ करना है V1। तो V1 क्या होता था, ये इक्वल होता था, मतलब बराबर होता था मैग्नीट्यूड में, और अपोजिट होता था E1 के। तो अपोजिट होता था E1 के, ठीक है। तो अब देखो E1 कहाँ है मेरा, यहाँ है। अब इसके जस्ट अपोजिट होता है V1। अपोजिट मतलब उल्टा, ठीक है, उल्टा मतलब इस डायरेक्शन में, E1 इस डायरेक्शन में तो V1 उस डायरेक्शन में, और जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना ही उसका मैग्नीट्यूड है। तो आपको ये सेम ना दिख रहा हो शायद, लेकिन ये एक्चुअली में है सेम, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या है हमारा, जिस तरफ E1 है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या है V1, तो हमारा V1 भी ड्रॉ हो गया है, ठीक है। देन हम बात करेंगे V2 की। तो V2 क्या होता है, वो E2 से सेम फेस में, मतलब सेम डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होता है। तो जिस तरफ मैंने E2 को ड्रॉ किया है वहीं मैंने V2 को ड्रॉ कर दिया है और लिख दिया है इक्वल्स टू V2, मतलब V2 और E2 की वैल्यू दोनों सेम होती हैं। तो ये दोनों भी ड्रॉ हो गए। देन हम बात करेंगे किसकी, I2 की। किसकी बात करेंगे, I2 की। अब याद करो I2 क्या थी, I2 RL लोड के केस में क्या थी। तो RL लोड के केस की जब मैं बात करूं तो जो I2 है वो लैग कर रही है V2 से। क्या कर रही है, V2 से क्या कर रही है, लैग कर रही है। ध्यान दें, I2 इज लैगिंग फ्रॉम दी V2 बाय एन एंगल φ2 से, ठीक है। तो देखो अब क्या है, I2 क्या है, लैगिंग फ्रॉम द V2 बाय एन एंगल φ2। V2 से लैग कर रही है φ2 एंगल से। तो हमारा V2 किस तरफ है भाई, तो V2 है हमारा इस तरफ, ये आपको दिख रहा है E2 और V2, तो ये रहा V2। तो V2 से φ2 एंगल लैग कर रही है, मतलब पीछे की साइड। तो मैंने V2 से φ2 एंगल ड्रॉ किया और मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये बन गया मेरा I2। क्या बन गया, I2। बोलो भैया I2 ड्रॉ हो गई, I2 ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब हमें ड्रॉ करनी है I1 डैश। तो I1 डैश क्या होती थी, I1 डैश उस द अपोजिट टू दी I2। I2 कैसे क्या अपोजिट होती थी, I1 डैश। तो मेरा I2 किस तरफ आया है, I2 इस तरफ है नीचे की साइड, तो I1 डैश किस साइड होगी, ऊपर की साइड। तो ये हो गई I1 डैश जो आपको दिख रही है जस्ट अपोजिट टू दी I2, ठीक है, ओके। देन I1 डैश भी क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे I1 की। तो I1 क्या है, I1 इज द रिजल्टेंट, व्हाट इज I1, I1 इज द रिजल्टेंट ऑफ द I1 डैश एंड I0। आप देख रहे हैं व्हाट इज I1, तो I1 क्या है, I0 का एंड I1 डैश का रिजल्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, सबसे पहले मेरा I1 डैश इधर है और I0 इधर है। अब मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, मतलब इन दोनों का सम चाहिए। तो इन दोनों का जो सम होगा वो कुछ बीच में आएगा। तो जब मैंने इनका रिजल्टेंट निकाला और मैंने देखा कि वो कुछ बीच में आया, तो ये हो गया मेरा I1। व्हाट इज I1, I1 इज द रिजल्टेंट ऑफ I1 डैश एंड I0, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा फेसर डायग्राम था, ये हमारा फेसर डायग्राम था किसके लिए, RL सर्किट के लिए। आई रिपीट, RL लोड जब ट्रांसफार्मर के अंदर लगा होगा तो ये फेसर डायग्राम बनेगा, ये सारे फेसर डायग्राम बनेगा। ये सारे रूल्स को फॉलो करके हमने ये फेसर डायग्राम बनाया है। आई होप आपको ये फेसर डायग्राम क्लियर हुआ होगा। देन अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट फेसर डायग्राम की, जो कि हम ड्रॉ करेंगे RC सर्किट के लिए, या फिर हम कहें RC लोड के लिए। सर्किट मैं मतलब यहाँ पर बोल दे रहा हूँ, तो मेरा सर्किट से सिर्फ इतना मतलब है कि हम RC की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो हम लोड है वो RC टाइप का लगा हुआ है, सर्किट नहीं है। सर्किट के लिए हम यूनिट 2 जो है हमारा AC सर्किट्स, वहाँ पर फेसर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बट एक्चुअली में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर की। तो ट्रांसफार्मर में जो लोड लगा है ना, वो हमारा RC टाइप और RL टाइप है। तो अगर मैं सर्किट कहीं पे बोल दे रहा हूँ तो आप कंफ्यूज ना होइए, ठीक है। वो हम ट्रांसफार्मर में लोड की बात कर रहे हैं कि लोड इस टाइप का है, ठीक है। तो हमने किस टाइप के लोड की बात करी है, RL लोड की। ये हमारा फेसर डायग्राम है, आप ध्यान से देख लीजिए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो देन अब मैं बात करने वाला हूँ RC लोड। किसकी बात करने वाला हूँ, RC लोड की। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम बात करेंगे RC लोड की। तो ये है आपका फेसर डायग्राम RC लोड का। किसका, RC लोड का फेसर डायग्राम। तो चलिए मेरे साथ ड्रॉ करिए RC लोड के फेसर डायग्राम को। फिर से वही सारे रूल्स फॉलो होंगे। फिर से हम ड्रॉ करेंगे सबसे पहले किसको, φ1 को। किसको, φ1 को। तो ड्रॉ फाई।
तो व्हाट इज़ फाई, फाई इज़ द रेफरेंस लेंगे, फाई को हम रेफरेंस लेंगे क्यों, क्योंकि वो सेम होता है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए। तो लो भैया फाई को मैंने फिर से रेफरेंस ले लिया, ठीक है, फाई फिर से रेफरेंस आ गया। देन हमें ड्रॉ करनी है आई एम। तो आई एम क्या है, मैग्नेटाइजिंग करेंट, जो कि सेम फेस में होती है फ्लक्स से। तो लो भैया जिस तरफ फ्लक्स है हमारा उसी तरफ मैंने आई एम को भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। देन हमें ड्रॉ करनी है आई ए। तो आई ए क्या होती है, इट इज़ द लीडिंग करेंट फ्रॉम दी फ्लक्स बाय एन एंगल 90 डिग्री। ये एक 90 डिग्री के एंगल से लीड करती है, किससे लीड करती है, किससे, फ्लक्स से। तो भैया फ्लक्स हमारा ये रहा 90 डिग्री लीड, मतलब 90 डिग्री आगे, 90 डिग्री आगे। तो ये हमारा हो गया इस तरफ क्या, आई ए, क्या हो गया, आई ए। तो आई हो मैंने ये गलत कर दिया है थोड़ा सा, तो ध्यान दें, ये मैंने एरो इस तरफ थोड़ा गलत लगा दी, ये एरो इस साइड होगा, ठीक है, इस वाली बीच वाली लाइन पे, ये तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ध्यान दें, ये एरो इस वाली लाइन पे नहीं होगा, ये एरो इस सेकंड लाइन पे मैंने गलती से बना दिया था, इस सेकंड लाइन पर ना होकर ये एरो किस तरफ होगा, इस वाली लाइन पे होगा, ठीक है, बीच वाली पे। तो ध्यान दें, तो ये हो गया हमारा आई ए, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। ध्यान दें, कन्फ्यूज ना हो, कंसेप्ट समझें। गलती अगर मैंने कर दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कंसेप्ट समझें, ठीक है, रटे नहीं, ओके। देन आप कभी याद नहीं रख पाएंगे अगर आप रटेंगे तो, ठीक है। तो आई ए ड्रॉ हो गया। अब देन मैं बात करूँ आई नोट की। तो व्हाट इज़ आई नोट, तो आई नोट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ आई ए एंड आई एम। तो मेरा आई एम ये है, आई ए ये है, ये वाली लाइन, ये पहली वाली लाइन, ठीक है। तो आई ए इधर है, आई एम इधर है, तो रिजल्टेंट मेरा कुछ बीच में आएगा। तो मैंने ड्रॉ किया, तो ये मेरा हो गया क्या, आई नोट। तो अब मेरा आई नोट भी ड्रॉ हो गया। देन मैं बात करूँगा ई वन की। तो ई वन क्या है, इट इज़ द लैगिंग, ठीक है, लैगिंग ई एम एफ फ्रॉम दी, ये हमारा ई वन जो है वो लैग करता है फ्लक्स से 90 डिग्री। तो फ्लक्स कहाँ है भैया, हमारा फ्लक्स है हमारा इस साइड, ठीक है। तो लैग कर रहा है ई वन 90 डिग्री, यानी इससे 90 डिग्री पीछे जाऊँ तो बन गया मेरा ई वन यहाँ पर। ऐसे जब मैं बात करूँगा ई टू की, तो ई टू भी फ्लक्स है और ई एम एफ है, और वो फ्लक्स से वो भी 90 डिग्री लैग करता है, तो वो मैंने ड्रॉ कर दिया, तो वो भी इस साइड। तो आप देख रहे हैं ई टू। देन मैं बात करूँगा वी वन की। तो वी वन क्या है, वी वन वोल्टेज होता है हमारा प्राइमरी वोल्टेज, ठीक है, और एसी सप्लाई भी कह सकते हैं जैसे हम। तो ये हमेशा हमारे ई वन के मैग्नीट्यूड के तो बराबर होता है और अपोजिट होता है, क्या होता है, अपोजिट। तो जिस साइड मेरा ई वन है उस साइड, उसके जस्ट अपोजिट मेरा क्या हो जाएगा, वी वन हो जाएगा। उसके जस्ट अपोजिट मेरा क्या हो जाएगा, आई रिपीट, वी वन, आई रिपीट क्या हो जाएगा, वी वन हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट मैंने उसके क्या बना दिया है, वी वन बना दिया है, ठीक है। देन मैं बात करूँगा आपकी किसकी, वी टू की। तो व्हाट इज़ वी टू, वी टू क्या है हमारा, मैग्नीट्यूड में और फेस में दोनों में सेम होता था, किसके, ई टू के। तो जिस साइड मेरा ई टू है उसी साइड मैंने किसको ड्रॉ किया है, वी टू को। आई रिपीट, जिस साइड मेरा ई टू है उस साइड ही मैंने किसको ड्रॉ किया है, वी टू को। तो वी वन वी टू भी ड्रॉ हो गए, ठीक है। देन मैं बात करने वाला हूँ आई टू की। तो आई टू क्या होता है, आरसी लोड के लिए आई टू। तो ध्यान दें, आई टू इज़ अ करेंट विच इज़ लीडिंग बाय वी टू बाय एन एंगल फाई टू, ठीक है। तो आरसी लोड के अंदर हमारी जो आई टू है वो लीडिंग करंट होती है, और किस एंगल से लीड कर रही होती है, फाई टू से, ठीक है। अच्छा, तो वी टू कहाँ है, ये रहा, वी टू से फाई टू एंगल लोड लीड कर रही होती है ना, तो वी टू ये रहा। अब इससे फाई टू एंगल लीड कर रही है, यानी फाई टू एंगल इधर जाएंगे, तो फाई टू एंगल इधर गए, और ये ड्रॉ कर दिया हमने किसको, आई टू को। देन हम ड्रॉ करेंगे आई वन डैश। व्हाट इज आई वन डैश, आई वन डैश इज द करेंट जस्ट अपोजिट टू दी आई टू। तो देन हमने देखा कि हमारा जो है, मैं बात करूँ देखो, तो आई टू के जस्ट अपोजिट होगी क्या, आई वन डैश, क्या जस्ट अपोजिट होगी, आई वन डैश, ठीक है, ओके। देन हम बात करेंगे ड्रॉ आई वन की। किसकी बात करेंगे, आई वन की। आई वन को ड्रॉ कर दो। आई वन क्या है, इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ, ये रिजल्टेंट है किसका, आई नॉट का एंड आई वन डैश का। किसका रिजल्टेंट है, आई नॉट का एंड आई वन डैश का। तो अब ध्यान दें, मेरा आई नॉट है ये इस तरफ और आई वन डैश है इस तरफ। आई रिपीट, ये आई नॉट है इस तरफ और आई वन डैश है इस तरफ। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ना बच्चों, वो इस डायरेक्शन में आएगा, सेम किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपको दिख रहा है, ये आई वन स्ट्रेट लाइन में आएगा आई वन, ठीक है।
तो ये बात आप ध्यान दें, ठीक है, ये बात आप ढंग से समझें कि ये हमारा हो गया क्या, I1, ठीक है, ये वाला। अच्छा मैं आपको एक बता दूं, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुई है कुछ हमसे। वो मिस्टेक हमसे ये हुई है कि अगर मेरा जो E1 है ना, अगर वो मेरा 90 डिग्री इस तरफ है, तो ये जो मेरा V1 है वो इस साइड नहीं होगा, ये मैंने गलत लिखा है, ये आप इस साइड करिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ और इसे काट कर, आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो मैं इसे काट कर यहाँ पर लिख देता हूँ। इसे काट कर मैं यहाँ कर देता हूँ I1 और इसे काट कर मैं यहाँ पर कर देता हूँ V1। ओके, तो ये बात आप याद रखिएगा कि जो V1 है मेरा वो ये है, ये वाला पॉइंट है, और I1 जो है मेरा वो ये वाला पॉइंट है, ये वाला। कन्फ्यूज़ ना हो ये, ठीक है, क्योंकि मैं भाई तैसी बात है, वही मैं कहूँ मैंने कि ये गड़बड़ क्यों हो रही है। तो ये E1 है मेरा, वो 90 डिग्री पीछे है फ्लक्स से, तो V1 भी इसी फेज़ में होगा, मतलब इसके जस्ट अपोजिट होगा। तो भाई इसके जस्ट अपोजिट मतलब V1 यहाँ होगा, तो V1 यहाँ हो गया, ठीक है। ऐसे ही I1 क्या है, I1 क्या है, I1 डैश का और I0 का रिजल्टेंट है, तो वो कुछ ऐसे आएगा और ऐसे आएगा, उसे हमने बोल दिया I1, ठीक है। और I1 ही क्या है, हमारा फेस एंगल बनाता है φ1, ठीक है, जो कि क्या होता है, फेस एंगल ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। तो ये था हमारा डायग्राम, आपने जो कि समझा किससे, RC लोड के लिए। आई रिपीट, ये था हमारा फेसर डायग्राम RC लोड के लिए। तो गाइस इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ढंग से समझिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर दो डायग्राम अभी तक डिस्कस किए हैं, एक किया है हमने यहाँ पर RL लोड के लिए, तो दूसरा किया है हमने यहाँ पर RC लोड के लिए। मैंने यहाँ पर कुछ गलती कर रखी थी, तो वो गलती आप ना करें। आपको मैंने चीज़ें प्रॉपरली समझाई हैं, मैंने समझाने में कोई गड़बड़ नहीं करी है, तो आप उसे ध्यान से समझें। हाँ, लिखने में गड़बड़ हो सकती है, तो मैंने लिखने में जो गड़बड़ थी उसे मैंने वापस रिकरेक्ट करा है, ठीक है। तो आप ध्यान दें कि ये जो वाला, ये सेकंड वाली जो लाइन है वो I1 की है, और जो फर्स्ट वाला जो एरो है जो आपको दिख रहा है वो V1 का है, ठीक है। और जो नीचे है वो जो V1 है उसी वाली डायरेक्शन में मेरा I है, याद रखें, ठीक है। तो ये वाला जो डायग्राम था वो था हमारा किसके लिए, RC लोड के लिए। देन अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट फेसर डायग्राम की, जो कि है हमारा R लोड। आई रिपीट, नेक्स्ट फेसर डायग्राम जो कि हमारा R लोड, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा और ढंग से समझिएगा। तो ये हमारा जो डायग्राम है वो है हमारा क्या, R लोड। क्या है, R लोड। तो ये है हमारा फेसर डायग्राम फॉर R लोड। अब ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले वही रूल इसमें भी लगेंगे। सबसे पहले भाई ड्रॉ करो फाई को, क्योंकि फाई क्या है, रेफरेंस है हमारा, रेफरेंस है, क्योंकि ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग सबके लिए सेम होता है। तो भैया ड्रॉ कर लिया हमने फाई रेफरेंस, ठीक है, ओके। देन हमें ड्रॉ करना है IM। तो व्हाट इज IM, IM इज द मैग्नेटाइजिंग करंट, जो कि फाई के मतलब फ्लक्स से सेम फेस में होती है, तो हमने वो भी इसी डायरेक्शन में ड्रॉ कर ली। देन हम बाई करेंगे IA की। तो व्हाट इज IA जो हमारा 90 डिग्री लीड करता है फ्लक्स से, क्योंकि ये एक्टिव करंट होती है जो कि हमारे लॉसेस को दिखाती है, तो ये हमेशा फ्लक्स से लीड करती है 90 डिग्री। तो फ्लक्स ये रहा, इससे 90 डिग्री लीड करेगी, इट मीन्स IA इस डायरेक्शन में, जो कि आप देख रहे हैं IA, ठीक है। देन हमें ड्रॉ करना है I0 क्या होता है, ये रिजल्टेंट होता है IM का और IA का। तो IA इस तरफ है, IM इस तरफ है, तो कहीं इन दोनों के बीच में इसका रिजल्टेंट आएगा, तो मैंने देखा इसका रिजल्टेंट ये आ गया I0, ठीक है, ओके। देन हम बात करेंगे E1 की। तो व्हाट इज E1 क्या है हमारा, आपका EMF इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी वाइंडिंग, जो कि हमारा फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करता है। तो फ्लक्स मेरा ये रहा, ठीक है, इससे 90 डिग्री लैग करेगा, मतलब यहाँ कहीं आएगा नीचे की तरफ, तो मैंने देखा E1 मेरा नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। देन मैं बात करूँगा V2 की। तो V2 क्या होता है, ये भी 90 डिग्री लैग करता है हमारा फ्लक्स से। तो फ्लक्स कहाँ है भैया, फ्लक्स ये रहा, इससे V2 लैग करेगा E2 90 डिग्री, तो वो भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा जो कि आप देख रहे हैं, ठीक है। देन हम बात करते हैं V1 की। तो V1 क्या होता है, ये V1 जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है E1 के, और मैग्नीट्यूड में सेम होता है। तो भैया E1 ये रहा, इसके जस्ट अपोजिट में होगा V1, यानी V1 ये रहा, मैग्नीट्यूड जितना E1 का उतना ही V1 का, ठीक है। यहाँ सेम ना दिख रहा हो तो आप घबराइए मत, वो सेम ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे V2 की। तो व्हाट इज़ V2 क्या है हमारा, सेकेंडरी वोल्टेज, जो कि हमारा E2 से सेम फेस में होता है,
और सेम ही मैग्नीट्यूड में होता है। तो जिस तरफ E2 है उसी तरफ हमारा V2 होगा, और जितना हमारा E2 है उतना ही हमारा V2 भी होगा। ठीक है, देन हम बात करेंगे I2 की। तो याद रखें I2 जो होगी हमारी करंट, वो हमेशा R लोड के केस में, किस केस में, R लोड के केस में, क्योंकि हम R लोड का फेसर डायग्राम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो R लोड के केस में हमेशा जो I2 होगी वो सेम फेज में होगी V2 के। आई रिपीट, हमेशा R लोड के केस में जो V2 है उसी के सेम फेस में होगी हमारी I2। तो मेरा V2 किस तरफ है भैया, V2 है हमारा नीचे की साइड फ्लक्स से 90 डिग्री, तो मेरी जो I2 है वो भी फ्लक्स से 90 डिग्री हो जाएगी, यानी कि V2 और I2 सेम फेस में होंगे। ठीक है, ये बात याद रखें। अच्छा, देन हम बात करेंगे I1 डैश की। तो I1 डैश क्या होती है, I1 डैश जस्ट अपोजिट होती है I2 के। तो I2 क्या है मेरा नीचे की तरफ, तो I1 डैश हो जाएगा मेरा ऊपर की तरफ। तो आप देख रहे हैं ये मेरा I1 डैश बन गया, ये रहा मेरा I1 डैश। ओके, चलो ठीक है। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं I1 की। किसकी बात करने वाले हैं, I1 की। तो I1 क्या होता है, इट इज़ द रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट है किसका, I1 का। I1 क्या है, रिजल्टेंट है किसका, I0 का एंड I डैश का। तो I0 कहाँ है, I0 मेरा ये रहा। I1 डैश कहाँ है, I1 डैश ये रहा। तो जो I1 डैश है ये और I0 है ये, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा मेरा I1। क्या हो जाएगा, I1। तो मैंने यहाँ लिखा नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ I1। आई रिपीट, I1 इज द रिजल्टेंट ऑफ I1 डैश एंड I0। I1 डैश एंड I0 का जो रिजल्टेंट है वो होगा I1। ठीक है, तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे ड्रॉ कर दी हैं। तो ये फेसर डायग्राम हमारा RL लोड के लिए, सॉरी RL नहीं, R लोड के लिए, केवल R लोड के लिए, ओनली R लोड के लिए। तो आई होप आप सभी को इस वीडियो के अंदर मैंने जितने भी फेसर डायग्राम डिस्कस किए हैं, मैंने टोटल 3 फेसर डायग्राम डिस्कस किए हैं, RL लोड, RC लोड, R लोड। ठीक है, तो तीनों के फेसर डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आई होप आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।